नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर। आप सबका अपने चैनल पीसीएस विद समीर सर के साथ स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे संविधान का दूसरा लेक्चर है और इसके पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के संवैधानिक विकास पर एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। मुझे यकीन है, मैं दोहरा रहा हूँ फिर से, कि आपको हमारा सारा लेक्चर समझ में आया होगा और अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। देखिए पीडीएफ के ऊपर भी लिखा हुआ कॉन्टैक्ट नंबर और उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करेंगे तो मैं जवाब ज़रूर दूँगा। इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए कि हमारा जो ये लेक्चर है वो कई बड़ी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपी पीसीएस के लिए, पीसीएस किसी भी स्टेट का होगा, स्पेशली यूपी पीसीएस और बीपीएससी की बात करें। इसके अलावा आरओ या एआरओ या फिर यूपी ट्रिपल एससी मतलब अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जिसे आप पेट के रूप में जानते हो, या किसी भी तरह का मेंस एग्ज़ाम हो जैसे अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो सकता है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो सकता है। इस तरह के जितने एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीएस आते हैं उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। स्पेशली मैं जो ये बैच बनाया हूँ वो यूपी पीसीएस के सवालों पर ज़्यादा फोकस होगा और आरओ के सवालों पर ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस की तैयार करते हैं, आरओ की तैयार करते हैं, तो मैं उतना बताऊंगा कि यूपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे डेफिनेटली, और यूपी ट्रिपल एससी के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो अगर थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपके सारे लेक्चर कंप्लीट रहेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट रहेंगे और आपके माइंड में, आपके दिमाग में थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फिलहाल आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय संविधान सभा के बारे में। तो देखिए, भारत के संविधान सभा का गठन जो हुआ वो जुलाई 1946 में हुआ। कब हुआ? जुलाई 1946 में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो हुआ जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, किसके संस्तुति के आधार पर? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, मतलब जो कैबिनेट मिशन है उसके रिकमेंडेशन के आधार पर जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, स्पेशली यूपी पीसीएस, आरओ, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में। इसके अलावा 2 से 3 बार यूपीएससी में भी ये सवाल आ चुका है। ठीक है, घुमा घुमा के पूछता है अलग तरीके से, लेकिन चीज़ें यही रहती हैं। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुतियों के आधार पर या किसके रिकमेंडेशन पे हुआ, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और कब हुआ, तो जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन कौन शामिल है। तो देख लीजिए, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इस सवाल को ऐसे पूछता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था, तो इन तीन का नाम दे देता है, तीन महोदयों का, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, और एक एक्स्ट्रा दे देता है तो आपको पकड़ लेंगे कि भाई ये तीन थे तो अगला चौथा नहीं होगा। तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स भी याद रखेंगे चलेगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीन लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनता है वो भी मैं बताते चलता हूँ। अब आगे देखें, भारत के लिए एक संविधान सभा की रचना है। संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया स्वराज पार्टी ने। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के लिए संविधान सभा की संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया, तो वो दिया स्वराज पार्टी ने। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और डेफिनेटली यहाँ से इतने से ही आप देख लीजिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया हुआ है। तो अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो भाई संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे,
4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के थे। इसके अलावा जो है 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हैं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन बना है कि संविधान सभा के सदस्यों में देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे, तो कितने थे, 93 थे। अगर ये क्वेश्चन बना है तो ये भी आ सकता है कि संविधान सभा की कुल संख्या कितनी थी, कितनी निश्चित की गई थी, 389, 389। इसके अलावा इसमें ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि कितने थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 292। और चीफ कमिश्नर क्षेत्र के कितने प्रतिनिधि थे, 4 सदस्य, ये भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है देशी रियासतों का, और सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट मिशन योजना अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों के लिए संपन्न इस चुनाव के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो देखिए कुल कितने सदस्य थे, मैंने ऊपर ही बताया 389। इसमें से 296 जो सदस्य हैं इनके लिए चुनाव हुआ। तो एक सवाल यहाँ आता है, यहाँ कई बार आया हुआ है एग्जाम में, UPPCS, ROAR, UPSC तीनों में पूछा है और सारे एग्जाम में भी पूछा होगा। तो निश्चित रूप से ये सवाल आया है कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ वो किसके थ्रू हुआ, कहाँ से हुआ, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उनको चुना गया। ये सवाल कई बार आया है, तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सवाल मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं इसका परिणाम क्या हुआ, तो कांग्रेस को जो है 208 सदस्य उसके चुने गए कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुने गए और 15 स्थान अन्य सदस्यों को दिया गया, मतलब निर्वाचित हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से नोट कर लेंगे। अब अगर मैं बात करूं आगे संविधान सभा की पहली बैठक, आप लोग जानते होंगे ये सवाल घिसा पिटा है, PCS में तो कम से कम 25 बार पूछा होगा। इसके अलावा UPSSC के एग्ज़ाम में बहुत सारे बार सारा क्वेश्चन इससे आया है, इतनी बार आया है कि आप गिन नहीं सकते। कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई और ये बैठक हुई नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में। दोनों सवाल बन चुका है, कब हुई और कहाँ हुई। इसके अलावा काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई इस बैठक में। कौन सी जगह पे हुई थी, दिल्ली में काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय का जो भवन था वहाँ हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया। तो ये आ जाता है कि संविधान सभा के पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और ये सभा के यानी कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। किसने, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। साथ ही पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की। मतलब मुस्लिम लीग ने क्या किया कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर डाली इसी बैठक के दौरान। इसका बहिष्कार भी उन्होंने कर दिया, मतलब इसमें सम्मिलित नहीं हुए। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुए। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान सभा में कौन से देशी रियासत के प्रतिनिधि जो है उपस्थित नहीं हुए, वो हैदराबाद। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुई, दिल्ली में काउंसिल चैम्बर्स की पुस्तकालय भवन में। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। वो कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जो संविधान सभा की इस बैठक में उपस्थित नहीं हुई। तो इसके आगे अब हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और देखिए, प्रांतों अथवा देशी रियासतों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। एक चीज़ देखिएगा, मार्क लगा हुआ है ये पेन का, जो आप देख रहे होंगे ये लाइन, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही लग गया है थोड़ी दूर। यहाँ आप नीचे भी देखेंगे तो ये गलत नहीं है, ये लग गया है, मेरा बाबू जो है उसने लगा दिया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये गलत नहीं काटा गया है, कम से कम इतना मान के चलिएगा। इसको बाबू ने लगा दिया है, मेरा छोटा बाबू है, वो आके लगा देता है, पेन उठाता है और गोद देता है मेरे नोटबुक को। तो कभी कभी कहीं कहीं ऐसा मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा कि वो गलत नहीं है।
देखिए आगे आते हैं मुद्दे पर कि प्रांतों अथवा देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में चुना गया। मतलब प्रतिनिधित्व दिया गया किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। सामान्यतः कितने जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान का आवंटन किया गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान सभा में जो है संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया? तो जनसंख्या के अनुपात में, और सामान्यतः कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान का आवंटन किया गया। इसके अलावा प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। ये थे मुस्लिम, सिख और साधारण। ठीक है, यकीनन ही आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो आगे देखते हैं कितने प्रतिनिधि हैं? 296, 213 सामान्य हैं, 79 यानी कि 79 मुस्लिम हैं और 4 सिख हैं। अब आगे कुछ और चीज़ों को देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, जिसे आप अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनकी सदस्य संख्या जो थी वो कितनी थी? वो 33 थी। यहाँ लिखा हुआ है कितनी थी? 33 थी। ठीक है, वहीं संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी। और ये महिला सदस्य वाला जो है कितनी सदस्य संख्या थी, इसको बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो शेड्यूल ट्राइब्स को भी पूछा जा सकता है। तो ये जान लीजिए कि शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या कितनी थी? 33 थी। और महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कितनी थी? 15 थी। तो ये सवाल बार बार बना है। और 11 दिसंबर 1946 को जो फिर से है संविधान सभा की बैठक होती है, और इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यही लिखा है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ये कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा कैसे थे? अस्थायी मतलब नॉन परमानेंट, एक दिन के लिए वो बने थे। तो अब अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और आगे 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, बार बार क्वेश्चन आया है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और कहाँ प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में बदल जाता है। आगे उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। और ये जो लाइन खींचा गया है इसको आप गलत नहीं मानेंगे। फिर बता रहा हूँ, हमारे घर में एक छोटा सा बाबू है, उसने मेरे कापी को गोद दिया है, तो पेन चला दिया उस पर, तो उसको आप गलत नहीं मानेंगे। बाकी इसमें सभी चीज़ें जो लिखी हैं वो एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष, तो यहाँ से बार बार सवाल बना हुआ है और आगे बहुत सारे एग्जाम में बनेंगे भी। आप सोच रहे होंगे कि समीर सर कहते हैं कि यहाँ से सवाल बना, यहाँ से। आपका काम है कि जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़ने के बाद आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर करिए, वहाँ आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और किस बुक से करना है ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरी माने तो घटनाचक्र पूर्वावलोकन को पूरी तरह से फॉलो करिए। रीज़न क्या है कि जितने भी बच्चे यूपी पीसीएस में सिलेक्ट होते हैं, यूपीएससी में भी जो एग्ज़ाम देते हैं, इसके अलावा जो अध्ययन चयन आयोग का एग्ज़ाम देते हैं, वो सभी घटनाचक्र को किए रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो घटनाचक्र पूर्वावलोकन को फॉलो करते हैं, तो आप भी करिए। दूसरा चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। रीज़न क्या है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग हमसे पढ़ते हैं और काम वाली चीज़ें हम आपको बता देते हैं। तो कम से कम लाइक तो कर दिया करिए, कभी कभी उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भेज दिया करिए, और हो सके तो वीडियो का लिंक ले करके वहाँ आप शेयर करते समय लिंक ले लीजिए और अपना स्टेटस वगैरह लगा लिया करिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि आप लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उसके अध्यक्ष की बात करेंगे अब, जहां से बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इसको आप रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है। वहीं
संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको आए हुए मिलेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बन चुके हैं और बहुत बार बने हैं। इसके अलावा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। वहीं मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हैं। इसके अलावा राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के सदस्य जो हैं के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति जो है इसकी 2 उप समितियाँ थी, जिसे मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति के नाम से जानते हैं। तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी जी बने हुए हैं। तो कुछ चीज़ें हम याद करा देते हैं इसमें, जैसे आप देखेंगे संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, ये संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, ये इसके अध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके अलावा आप देखेंगे प्रारूप समिति, इसको बार बार पूछा है तो ये आपको आता भी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। संचालन समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके अलावा राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और वल्लभ भाई पटेल की मैं बात करूं तो 2 समितियों के अध्यक्ष हैं, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। इसके अलावा जो है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के 2 उप समितियाँ हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। अब अगर मैं बात करूँ 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित कर प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो क्वेश्चन बार बार बना है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो अंबेडकर जी कौन थे, इसके अध्यक्ष थे, किसके, प्रारूप समिति के। जैसा कि ऊपर भी मैंने बताया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके कुल 7 सदस्य थे अंबेडकर जी को लेकर के, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के कुल 7 सदस्य थे। और इसमें बार बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन कौन थे, या कौन निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे, ऐसे बनता है, या निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे, या इसके अध्यक्ष कौन थे, या इसमें कुल कितने सदस्य थे, ये सारे सवाल बने हुए हैं। तो अगर हम देखें तो पहले इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, दूसरे हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे हैं कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, पाँचवें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे हैं एन माधवराव। बाद में देखिए एन माधवराव की जो अगर बात करें, ये बाद में आए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पहले BL मित्र थे और इनकी जगह ये लेते हैं एन माधवराव। वहीं DP खेतान, देखिए DP खेतान जो हैं 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है और बाद में TT कृष्णमाचारी इनके सदस्य बनते हैं। तो देख लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी, इसके अलावा एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव किसकी जगह पे, BN मित्र की जगह पर, और DP खेतान की जगह पे बाद में TT कृष्णमाचारी सदस्य बनते हैं इसके। तो टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। इसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। आपको लगता हो कि हाँ हम सही चीज़ पढ़ा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं या बनते रहेंगे, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को लाभ हो, ठीक है। अब देखते हैं संविधान सभा में अंबेडकर जी का जो निर्वाचन हुआ वो पहली बार बंगाल से हुआ, लेकिन जब देश बंट गया तो उसके बाद बंगाल का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिसको आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इनका जो है निर्वाचन बाद में बॉम्बे से होता है, ठीक है। ये सवाल बन चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। स्पेशली पूछता है कि उनका निर्वाचन कहाँ से था। तो देखिए जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आधुनिक बांग्लादेश बन गया तो निश्चित रूप से
इनका जो निर्वाचन था बाद में बॉम्बे से होता है, पहले ये बंगाल से होते हैं। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं संविधान सभा की महिला सदस्यों के बारे में, मैंने बताया था कितने सदस्य हैं, 15 हैं, जैसा कि आप जान गए। तो ये सवाल अगर बना है कि कितनी महिला सदस्य थी, तो भविष्य में ये सवाल बनते देर नहीं लगेगा कि निम्नलिखित में से कौन महिला सदस्य थी या नहीं थी। तो इन 15 के बारे में हम बता दे रहे हैं कौन कौन थी। आपका काम है, अगर मन करेगा तो याद कर लीजिएगा, ऐसे याद नहीं होगा, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। देखिए कौन कौन है। अब अंबु स्वामीनाथन पहली हैं, अंबु स्वामीनाथन। इसके अलावा दूसरी हैं एनी मैस्करीन, तीसरी हैं बेगम एजाज रसूल, चौथी हैं दक्षायनी बेल्दुन। इसके अलावा अगली हैं जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूरिया बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये जो 15 हैं, ये संविधान सभा की 15 महिला सदस्य हैं। तो अंबु स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षायनी, इसके अलावा जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूरिया बनर्जी, रेणुका, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो 15 महिलाएं हैं, ये संविधान सभा की क्या थी, ये संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है। तो बार बार सवाल आता है कितनी सदस्य थी, तो भविष्य में ये सवाल बनते देर नहीं लगेगा कि कौन कौन थी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 3 जून 1947 की योजना अनुसार देश विभाजित हो गया। 3 जून 1947 की योजना का मतलब माउंटबेटन प्लान। ठीक है। 3 जून 1947 की योजना से क्या हो गया, देश विभाजित हुआ। उस समय भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जब विभाजित हुआ 324 थी, जिसमें 235 स्थान प्रांत तथा 89 देशी राज्यों के लिए मांगे गए थे। जब विभाजन हुआ उस समय की बात कर रहे हैं। देश विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का फिर से गठन होता है। आगे 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 थी। इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। हालांकि यहाँ से सवाल नहीं बना है, आपका मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। ये सवाल बना है कि देश का विभाजन किस योजना के तहत हुई, 3 जून योजना, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं, डिक्कीवर्थ प्लान के नाम से भी जानते हैं, तमाम नामों से आप जानते होंगे, तो इतिहास में इसको पढ़ेंगे। अब अगर बात करें आगे, प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कब सौंपी, 21 फरवरी 1948 को। तो ये क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आगे ये सवाल बन सकता है कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब संविधान सभा को दी, तो 21 फरवरी 1948 को। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इसके आगे संविधान सभा का वाचन होता है, 3 फेज में होता है। तो ये सवाल बन चुका है कि कब से कब तक हुआ, तो देख लेते हैं एक नज़र, आप 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। प्रथम वाचन का मतलब होता है रीडिंग। पहली जो रीडिंग होती है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच होती है। 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच। तो पहला आप याद कर लेंगे, नवंबर 1948 में होता है, 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। दूसरा रीडिंग यानी कि द्वितीय वाचन जो होता है 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। तो ये लंबा चलता है। 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। ठीक है। तो देखिए नवंबर से शुरू होता है और अक्टूबर तक चलता है। 15 नवंबर से शुरू होता है, 17 अक्टूबर तक चलता है, 1949 तक। तीसरा वाचन थर्ड रीडिंग जो होती है वो 1949 में होती है, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इसके बाद क्या होता है, तो देखिए संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया। इसके बाद जब रीडिंग हो गई, तीनों कंप्लीट हो गया, तो संविधान सभा ने क्या किया, संविधान को पारित कर दिया। और इस समय संविधान सभा में कुल
284 सदस्य थे। तो अगर इस सवाल आता है कि संविधान सभा ने संविधान को जब पारित किया तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 284 थी। अब अगर मैं बात करूं संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा संविधान के निर्माण में। तो संविधान के निर्माण में टोटल टाइम लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 11 18 करके आप याद कर लेंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे संविधान के निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। अब अगर देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल कितने रुपए खर्च हुए, ये भी क्वेश्चन एक बार बन चुका है। यह अधीनस्थ चयन आयोग का सवाल है। तो भैया 63,96,729 रुपये टोटल खर्च हुए। 63,96,729 रुपये संविधान निर्माण में टोटल खर्चा हुआ। संविधान को संविधान सभा ने कब पारित किया, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया। और इस सवाल को अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग का मतलब यूपी पीसीएस, आरओ यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। स्पेशली ये यूपी पीसीएस का फेवरेट सवाल है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को क्या किया, पारित कर दिया गया। उस समय संविधान में कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो उस समय संविधान में टोटल कितने भाग थे? 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और जो है 8 अनुसूचियाँ थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में एक सवाल बताना है कि वर्तमान में स्थिति क्या है, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितने अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें, एक चीज़ तो मैंने यही बता देना हो कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 के दिन ही 15 अनुच्छेद जो लागू हुए उनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 5, 6, 7 लगातार है, 5, 6, 7, 8, 9 देख रहे हैं, लगातार है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा अनुच्छेद 60, 324, 366, 67, 379, 380, 388, 391, 92, 93। तो कुछ चीज़ें लगातार हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9। आर्टिकल जो है 5, 6, 7, 8, 9 ये लगातार हैं। इसके अलावा 60 है, मतलब 60, 324 है, 324, 366 मतलब 366, 367। इसके अलावा 379, 380, 388। इसके बाद 391, 92, 93। तो ये जो 15 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, ये उसी दिन लागू हो गया 26 नवंबर 1949 को। शेष जो है अनुच्छेद बचा उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब अगर मैं बात करूं, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। एक बार सवाल आया है कि राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया वो किस राज्य के हैं, तो बिहार के थे। ठीक है, संविधान सभा 1951-52 के आम चुनाव तक कार्य करती रही। कब तक? जब तक आम चुनाव नहीं हुए, 1951-52 तक। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम कुछ और चीज़ों पर फैक्ट पे ध्यान दें तो संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया कि ठीक है, कब किया? मई 1949 में। इसके अलावा संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। ये सवाल अभी लेटेस्ट यूपी पीसीएस में भी आया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में सवाल आ चुका है। अगर मैं बात करूं, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या किया? राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया। वहीं 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। अब अगर मैं बात करूं कुछ और चीज़, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम सरकार, तो ये कब गठित हुआ? 2 सितंबर 1946 को। बार बार क्वेश्चन बना हुआ है,
कुछ जो है मंत्रालय हैं जिसको बार बार पूछता है। ठीक है, अभी आप बिहार का एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ भी क्वेश्चन बना था। अभी आप यूपी ट्रिपल एस सी से 2-3 एग्जाम में पूछा है। इसके अलावा पीसीएस का तो फेवरेट सवाल ही है, समीक्षा अधिकारी में भी यहाँ से सवाल आया था। तो जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल का इनको जो है विभाग मिला। तो कौन कौन? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल का विभाग मिला। ठीक है, मतलब कॉमनवेल्थ का। वहीं वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनको मिला। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, जॉन मथाई को उद्योग आपूर्ति मंत्रालय। जॉन मथाई को कौन सा मंत्रालय? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। सी गोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय। सी गोपालाचारी को कौन सा मंत्रालय मिला? शिक्षा मंत्रालय। वहीं CH भाभा को कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्रालय। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। आसफ अली को बार बार पूछता है, रेलवे मंत्रालय। जगजीवन राम को भी देखिए बिहार में सवाल आया था, श्रम मंत्रालय मिला। तो ये जो हैं कुछ मंत्रालयों की बात कर रहे हैं जो 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ। तो इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू जो हैं राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले एवं कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। वल्लभ भाई पटेल जो हैं गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। इसके अलावा जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय। CH भाभा को कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। आसफ अली को रेलवे। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। अब अगर मैं बात करूं मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन थे? 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए, पहली बात तो ये। और इसमें जो मुस्लिम सदस्य थे इनको भी पूछता है, स्पेशली लियाकत अली को बार बार पूछता है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिला। तो लियाकत अली को वित्त मंत्रालय। आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्रालय। अब्दुल रब नस्तर जो है संचार मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय। गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली लियाकत अली को कई बार पूछा है, तो आप इसको रिवीजन कर लेंगे। अब अगर बात करें स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसा था, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 2 सितंबर 1946 को मंत्रिमंडल गठित हुआ और जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल हुआ, इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो आप एक काम करेंगे, दोनों को एक जगह चिपका लेंगे और देख लेंगे अंतर क्या है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू की बात अगर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री, राजस्व तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, ये विभाग दिया गया। वहीं जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण एवं राज्यों के मामले दिए गए, दोनों ही सेम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय। जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। अम्बेडकर जी को विधि मंत्रालय। स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल गठित हुआ उसकी बात कर रहे हैं और ये सवाल कई बार आया है। ठीक है, वहीं जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, सेम है दोनों में। इसके अलावा सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके अलावा CH भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। इसके अलावा रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय और RK षणमुगम शेट्टी को वित्त मंत्रालय। पूछता है पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो शेट्टी जी हैं। और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। इसके अलावा VN गडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। तो ये सारे मंत्रालय जो आवंटित किए गए स्वतंत्रता के बाद। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने लोगों को कौन कौन से मंत्रालय आवंटित किए गए, कब स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठन हुआ। आप क्या करेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल को और जो है 2 सितंबर 1946 को जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल है, दोनों का कंपेयर कर लेंगे कि किसका किसका विभाग सेम था और किसको अलग विभाग दिया गया और कौन से अलग व्यक्ति आए। तो यहाँ तक हमने अब पढ़ा।
आगे हम जो है संविधान में प्रस्तावना से शुरू करेंगे और डिस्कस करते रहेंगे कि कौन से क्वेश्चन को किस जगह पे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपका समीर सर इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, और दिए गए नंबर जो दिया गया है दिख रहा है, अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें मैसेज करें। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, तो हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। चीज़ों को, हमारे लेक्चर को शेयर ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए। ठीक है, क्योंकि आपके उत्साह से ही मैं चलता हूँ। जब आप हमें उत्साहित करेंगे तो हम उन चीज़ों को ज़रूर लाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और स्पेशली अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो आप यूपी पीसीएस का मेंस ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, और मेंस में हम अलग तरीके से रणनीति बताएंगे, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्दी ही कल फिर से मिलूँगा नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।